प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मिक आदर, आभार, अभिवादन, नमस्कार। मैं गोलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए काव्यशास्त्र पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत I.A. रिचर्ड्स से आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए, I.A. रिचर्ड्स का संवेगों का संतुलन। ठीक, संवेगों का संतुलन I.A. रिचर्ड्स का आधुनिक युग में गौरवपूर्ण स्थान है। मुख्य रूप से उनका महत्व इस बात में है कि उन्होंने कला के निरपेक्ष संसार पर आस्था रखने वाली युग की विधि समीक्षा पद्धतियों का युक्तियुक्त खंडन करके आलोचना को वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। साथ ही मनोविज्ञान के आधार पर काव्य के भाव पक्ष की व्याख्या करते हुए काव्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मूल्य सिद्धांत रिचर्ड्स ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि सौंदर्य, कला तथा जीवन का निकटतम संबंध है। इसी आधार पर उन्होंने अपने प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना की है। उन्होंने आलोचना के दो आधार स्तंभ माने हैं: मूल्य का लेखा तथा संप्रेषण का लेखा। ठीक, जहाँ तक मूल्य की सामान्य परिभाषा का प्रश्न उठता है, मूल्य किसी वस्तु का वह धर्म अर्थात गुण है जिसमें उसका परिसंसन अथवा रुचि निहित हो। अर्थात कोई वस्तु यदि हमें रुचिकर प्रतीत होती है या पसंद आती है तो वह हमारे लिए मूल्यवान है। ऐसी रुचि का संबंध पहले अनुभूति से, फिर इच्छा तथा प्रवृत्ति से होता है। अर्थात किसी वस्तु की इच्छा हुई और फिर उसे प्राप्त करने की प्रवृत्ति हुई, प्राप्त होने पर रुचिकर अनुभूति हुई और वह हमारे लिए मूल्यवान बन गई। अतः मूल्य और अनुभूति पर्याय है, इसमें कोई भेद नहीं है। यही मूल्य की मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसी आधार पर विकसित सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक मूल्य सिद्धांत कहते हैं। रिचर्ड्स ने अपने सिद्धांत निरूपण में जिस मनोविज्ञान का उपयोग किया है वह मनोविज्ञान दो सर्वथा भिन्न शाखाओं का मिश्रण है। एक व्यवहारवादी मनोविज्ञान और दूसरा मनोविश्लेषण। इनके मिले जुले रूप पर ही उनकी आलोचना पद्धति आश्रित है। मूल्य की परिभाषा। मूल्य को परिभाषित करते हुए रिचर्ड्स ने कहा है, एनीथिंग इज वैल्यूएबल विच सेटिफाइज एन एपेंडेंसी। ठीक, दूसरा है वैल्यू एज कैपेसिटी फॉर सेटिफाइंग फीलिंग एंड डिजायर इन वेरियस इंट्रैक्टेड वेज। तीसरा है एनीथिंग इज वैल्यूएबल विच विल सेटिफाई एज एपेटेंसी विदाउट इन्वॉल्विंग द फ्रस्ट्रेशन ऑफ सम इक्वल और मोर इम्पोर्टेंस एपेडेंसी। अर्थात पहला, कोई भी वस्तु जो इच्छा को संतुष्ट करती है मूल्यवान है। दूसरा, विभिन्न जटिल रूपों में भावना तथा इच्छा की संतुष्टि क्षमता मूल्य है। तीसरा, ऐसी कोई भी वस्तु मूल्यवान है जो समान या अधिक महत्वपूर्ण इच्छा को बिना कुंठित किए किसी इच्छा को संतुष्ट करती है। ठीक, इन परिभाषाओं के अनुसार सबसे मूल्यवान वस्तु वह है जिसमें अधिकतम इच्छाओं की अधिकतम संतुष्टि हो। इस प्रकार रिचर्ड्स अधिक शक्तिशाली ऐसा या इच्छा को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक, दूसरा रागात्मक अर्थ। जिस प्रकार रस सिद्धांत राग परक सिद्धांत है, उसी प्रकार रिचर्ड्स कविता का मूल्य उसकी रागात्मकता में मानते हैं।
उनके अनुसार काव्य अनुभूति का मूल्य पाठक के मन पर पड़े प्रभाव में है। मन आवेगों का तंत्र है। द माइंड इज अ सिस्टम ऑफ इम्पल्स। और आवेग वह प्रक्रिया है जिसमें कोई मानसिक घटना घटित होती है और उस प्रक्रिया का आरंभ होता है किसी उद्दीपन से और अवसान होता है किसी कार्य में। ठीक, अर्थात आवेग मन की एक प्रकार की प्रतिक्रिया है जो किसी उद्दीपन से उत्पन्न होकर किसी कार्य में परिणत हो जाती है। एन इम्पल्स इज roughly the mind's response to a stimulus it steering from any cause। रिचर्ड्स मानव के संपूर्ण आवेगों को दो प्रमुख कोटियों में विभाजित करते हैं। पहला इच्छा या आसक्ति मूलक, दूसरा द्वेष या निवृत्ति मूलक। ठीक, इसमें इच्छा प्रवृत्ति मूलक आवेग है और द्वेष विरक्ति मूलक। इसलिए मनुष्य इच्छा के संतुष्टि के लिए जितना प्रयत्न करता है उतना ही द्वेष की निवृत्ति के लिए, क्योंकि एक ही अनुभूति अनुकूल होती है और दूसरी की प्रतिकूल। रिचर्ड्स के अनुसार मूल्य का संबंध इच्छाओं की संतुष्टि से है और चूंकि कविता इच्छाओं और वृत्तियों को संतुष्ट करती है अतः मूल्यवान है। यह कविता और भी मूल्यवान है जो ऐसी श्रेष्ठ आकांक्षाओं की संतुष्टि करे जिससे कम से कम वृत्तियां शुद्ध होती हों। जीवनगत और काव्यगत सामंजस्य। मनोवेगों का सामंजस्य तो जीवन में भी सिद्ध होता है, किंतु काव्य के द्वारा जो सामंजस्य उत्पन्न होता है वह अधिक जटिल और मूल्यवान होता है। काव्य की यह विशिष्टता है कि उसमें साधारण जीवन की सरल मन स्थिति की तुलना में अधिक मानसिक संकुलता मिलती है। कलाकार की अनुभूति में ऐसे आवेगों का सामंजस्य मिलता है जो अधिकांश लोगों के मन में अस्त व्यस्त, परस्पर अनुसूत एवं द्वंद्वरत रहते हैं। अधिकांश लोगों के मन में अव्यवस्थित रूप से विद्यमान भावों को ही कलाकार की रचना व्यवस्था देती है। मनोयोगों की निष्प्रयोजनता। ठीक, मनोयोगों का मनोयोगों का सामंजस्य इस रूप में निष्प्रयोजन है कि वह कार्य में प्रेरित नहीं करता। रिचर्ड्स द्वारा निष्प्रयोजनता का यह उल्लेख कांट के निष्प्रयोजन आनंद की याद दिलाता है, किंतु विवेचन के स्तर पर दोनों में अंतर है। कांट का विवेचन दर्शन पर आधारित है जबकि रिचर्ड्स के विवेचन का आधार मनोविज्ञान है। रिचर्ड्स ने मनोवेगों के संतुलन की अवस्था की तुलना उस खिलाड़ी से की है जो खेल में भाग लेने के लिए तैयार है। खिलाड़ी की सन्नद्धता का अभिप्राय है कि मानसिक संतुलन की यह स्थिति क्रम से विच्छिन्न नहीं है। उसमें कार्य में संस्कार विद्यमान रहते हैं, कर्म के प्रति आसक्ति होती है किंतु कर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। काव्य का वर्गीकरण। रिचर्ड्स के अनुसार आवेगों की संतुष्टि मूल्य का भी आधार नहीं है। रिचर्ड्स के अनुसार आवेगों की संतुष्टि मूल्य का ही आधार नहीं है बल्कि काव्य के वर्गीकरण का भी आधार है। आवेगों के सामंजस्य के आधार पर रिचर्ड्स काव्य के दो भेद करते हैं। आवेगों के सामंजस्य के आधार पर रिचर्ड्स काव्य के दो भेद करते हैं। पहला अपवर्गी काव्य, दूसरा अंतर्वेशी काव्य। ठीक, अपवर्गी काव्य में अन्य आवेगों का अपवर्जन हो जाता है या एक ही आवेग रहता है या एक से अधिक हुए तो वे सजाती होते हैं और विरोधी अपवर्जित हो जाते हैं। जहाँ विजातीय या विरोधी आवेगों का अंतर्वेशन
सन होता है वहाँ विरोधी आवेगों के सामंजस्य द्वारा अनुभूति में व्यवस्था आती है। यह अंतर्वेशी काव्य और अपवर्गी की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अंतर्वेशी काव्य का सबसे बड़ा उदाहरण है त्रासदी, जिसमें भय और करुणा जैसे विरोधी भावों का संश्लेषण पाया जाता है। हिंदी में प्रगतिशील कविताओं को अंतर्वेशी काव्य के अंतर्गत रखा जाता है। कला और नैतिकता। कला और नैतिकता। रिचर्ड्स ने कालगत मूल्यों के विचार के संदर्भ में नैतिकता के प्रश्न पर भी विचार किया है। उन्होंने कलागत रिचर्ड्स ने कलागत मूल्य के विचार के संदर्भ में नैतिकता के प्रश्न पर भी विचार किया है। उन्होंने कला में नैतिकता को स्वीकार किया है, किंतु वह प्रचलित और परंपरागत धारणा से पृथक है। उनके अनुसार नैतिकता की समस्या मूल की समस्या से भिन्न है। नैतिकता की समस्या अर्थात जीवन से हम अधिकतम मूल्य कैसे प्राप्त करें, यह समस्या वस्तु संगठन की समस्या बन जाती है। संगठन की यह समस्या व्यक्ति विशेष के जीवन से ही संबद्ध नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के जीवन के पारस्परिक समंजन से भी संबद्ध है। अतः नैतिकता और मूल्य में कोई भेद नहीं है तथा मूल्यवत्ता आकांक्षाओं की संतुष्टि में है। इसलिए नैतिकता भी इच्छाओं की संतुष्टि में ही है। इससे नैतिकता मूल्य और इच्छाओं की संतुष्टि समानार्थ है। रिचर्ड्स की नैतिकता संबंधी धारणा अविकल रूप में फ्रायड से गृहीत है। अतः जो दोष फ्रायड के मनोविश्लेषण में है वे अनायास इसमें भी विद्यमान है। इस दृष्टि से रिचर्ड्स का यह दावा कि वे नैतिकता के सर्वथा नई रूपरेखा दे रहे हैं यथार्थ से बहुत दूर है। इस प्रकार काव्य के प्रभाव और प्रयोजन के संबंध में रिचर्ड्स द्वारा प्रतिपादित मनोवैज्ञानिक मूल्य के सिद्धांत में निम्नलिखित तथ्यों पर बल दिया गया है। पहला तथ्य जो है, कला अन्य मानव व्यापारों से संबंध है, उनसे भिन्न या पृथक नहीं है। दूसरा, मानव क्रियाओं में कला या कविता सर्वाधिक मूल्यवान है। तीसरा, किसी मानव क्रिया का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि वह कहाँ तक मनोवेगों में संतुलन और सुव्यवस्था उत्पन्न करने में सक्षम है। संप्रेषण सिद्धांत। रिचर्ड्स ने क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के समान संप्रेषण की अनिवार्यता पर बल दिया है। उन्होंने संप्रेषण को कला का अनिवार्य गुण माना है। उनके अनुसार कला वह माध्यम है जिसके द्वारा कलाकार अपनी अनुभूतियों को दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। अतः प्रभावपूर्ण अभिव्यंजना को ही संप्रेषण कहते हैं तथा संप्रेषण में समर्थ व्यक्ति को कलाकार। रिचर्ड्स के अनुसार संप्रेषण का अर्थ न तो अनुभूति का यथावत अंतर है और न दो व्यक्तियों के बीच अनुभूति का तादात्म्य, बल्कि कुछ अवस्थाओं में विभिन्न मनों की अनुभूति की अत्यंत समानता ही संप्रेषण है। ठीक, कम्युनिकेशन डिफाइंड एज स्ट्रिक्ट ट्रांसफरेंस ऑफ प्रिपरेशन इन identical experience does not occur. All that occurs is the under certain condition separate minds have closely similar experiences. वस्तुतः संप्रेषण तब होता है जब वातावरण पर किसी मन की ऐसी क्रिया होती है। वस्तुतः संप्रेषण तब होता है जब वातावरण पर किसी मन की ऐसी क्रिया होती है कि दूसरा मन उससे प्रभावित हो उठता है तथा दूसरे मन की अनुभूति पहले मन की अनुभूति के समान होती है। अनुभूति की इस समानता में कलाकार की अभिव्यंजना क्षमता, भावक की योग्यता और सहृदयता, अनुभूति, अवधान आदि का होना आवश्यक है। अतः संप्रेषण की सफलता के लिए असाधारण मात्रा में अनुभूति की समानता अपेक्षित है। इस दृष्टि से रिचर्ड्स का संप्रेषण भारतीय काव्यशास्त्र के सारणीकरण का ही एक रूप है। काव्य भाषा एवं अर्थ मीमांसा। रिचर्ड्स ने काव्य भाषा के दो रूप माने हैं, वैनिक
रागात्मक, वैनिक एवं रागात्मक। वैज्ञानिक भाषा में निरूपण या निर्देशन अभिमत होता है, जबकि रागात्मक भाषा में भाव का उद्बोधन एक में भाषा सीधी, सरल और सपाट होती है तथा दूसरी में रमणीयता संपन्न। भारतीय आचार्य भामह ने भी भाषा के दो भेद किए हैं जो रिचर्ड से मिलते जुलते हैं। उनके अनुसार वैज्ञानिक भाषा वार्ता है और रागात्मक भाषा वक्रता। ठीक, इन्हीं को क्रमशः स्वभावोक्ति प्रधान तथा उक्ति प्रधान कहा जा सकता है। प्रश्न उठता है कि भाषा के भावोद्बोधक प्रयोग की क्या विशेषताएं हैं, किन तत्वों के प्रयोग द्वारा काव्य भाषा भाव जगाने में समर्थ होती है। इस संदर्भ में रिचर्ड्स ने भाषा के विविध तत्वों का विवेचन करते हुए काव्य भाषा में अर्थ के प्रमुख 3 प्रकार माने हैं। पहला है मुख्यार्थ अर्थात वस्तुबोध, वस्तु स्थिति की परिचायिका शब्द शक्ति। ठीक, दूसरा है वचन भंगी या ध्वनि, सहृदय या श्रोता के प्रति लेखक की चेष्टा या मनोभाव। ठीक, तीसरा है उद्देश्य, कलाकार का अभिप्राय जो उसके अनुभव आदि की समग्रता को विशिष्ट बनाता है। रिचर्ड्स के अनुसार श्रेष्ठ काव्य भाषा में इन सब तत्वों की सहज योजना रहती है, किंतु प्रकरण के अनुसार तीनों की मात्रा में अंतर हुआ करता है। जैसे विज्ञान में मुख्यार्थ प्रधान होता है किंतु काव्य में भावना की प्रधानता हो जाती है। जहाँ भावना की प्रमुखता होगी वहाँ भाषा स्वभावतः रागात्मक हो जाएगी। मूल्यांकन रिचर्ड्स के विचार मौलिक और चमत्कारपूर्ण है। उन्होंने पहली बार अंग्रेजी साहित्य में व्यापक और व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र के निर्माण का श्लाघनीय प्रयास किया है कि उन्होंने आलोचना का एक पूर्ण और स्वतंत्र शास्त्र प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्होंने मनोविज्ञान को अपनी आलोचना पद्धति का आधार बनाया है। साथ ही मानव विज्ञान, अर्थ विज्ञान जैसे नव विकसित विज्ञानों का भी उपयोग किया है। रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत के केंद्र में व्यक्ति है, समाज नहीं, क्योंकि मनोविज्ञान की जिन शाखाओं पर उनकी आलोचना पद्धति आधारित है वे व्यक्ति मूलक हैं। इसलिए अपनी समग्र मीमांसा के मूल में चाहे वह मूल्य की मीमांसा हो या नैतिकता की, व्यक्ति को ही रखा है। उन्होंने आर्नाल्ड की तरह समाज और संस्कृति की बात कभी कभी उठाई है, परंतु उसका पल्लवन नहीं किया। मूल्य और संप्रेषण रिचर्ड्स की आलोचना के आधार स्तंभ हैं। मूल्य का संबंध आवेगों की संतुष्टि से है और संप्रेषण का संबंध भाषा से है। इसी कारण उनकी आलोचना पद्धति मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक कही जाती है। रिचर्ड्स काव्य के प्रयोजन में आनंद को स्थान नहीं देते, अपितु उसके स्थान पर काव्य का एकमात्र प्रयोजन आवेगों की संतुष्टि के द्वारा संतुलित विश्रांति की उपलब्धि मानते हैं। रिचर्ड्स के आलोचना सिद्धांतों पर मूलतः अरस्तु, अर्नाल्ड, जॉर्ज सांतायना और फ्रायड आदि का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है। रिचर्ड्स में विषयांतर, विरोधाभास, स्वल्पता, अनावश्यक सूक्ष्मता आदि त्रुटियां लक्षित होती है। फिर भी अंग्रेजी भाषी जगत में उनका बहुत मान और प्रभाव रहा है। तो भी इलियट की अपेक्षा रिचर्ड्स का चिंतन अधिक वैज्ञानिक, क्रमबद्ध और पूर्ण है। हिंदी में शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रिचर्ड्स की चर्चा की है। व्यवहारिक आलोचना किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं रहती है, फिर भी उसका उद्देश्य किसी भी कृति के सौंदर्य और विशेषताओं को स्पष्ट कर अनुभूति गम्य बनाना है। इस दृष्टि से आलोचना के अनेक स्वरूप विकसित हुए, पर कोई एक इस उद्देश्य की पूर्णतया पूर्ति न कर सका। अतएव व्यवहारिक समीक्षा की आवश्यकता का अनुभव हुआ। व्यवहारिक समीक्षा के सिद्धांतों या नियमों को अनुसंधान की पूर्वगामी आलोचना की एक सामान्य प्रक्रिया है जो इसको समुचित दृष्टि प्रदान करती है। इस प्रक्रिया को व्यवहार में लाने वाले अंग्रेजी के प्रसिद्ध समालोचक और विद्वान श्री I.A. रिचर्ड्स हैं।
उन्होंने अपने ग्रंथ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म मतलब रिचर्ड्स की जो पुस्तक है वो है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में इस प्रक्रिया को स्पष्ट किया है ना, और निष्कर्ष रूप अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। श्री रिचर्ड्स महोदय ने अनेक अंग्रेजी कविताओं को अपने शीर्षक और लेखकों के नामों को हटाकर विभिन्न प्रकार के शिक्षा स्तर के शिक्षित व्यक्तियों को स्वतंत्र समालोचनार्थ भेजा और उनकी समालोचनाएं प्राप्त होने पर उनमें से 13 का विश्लेषण अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। इसी के आधार पर उन्होंने समीक्षा के कुछ विशिष्ट बातों और नियमों का संग्रह किया है। इसके पूर्व कि हम उन नियमों पर विचार करें, हमें पहले इस प्रयोग की महत्ता पर विचार कर लेना चाहिए। रिचर्ड्स महोदय का उद्देश्य केवल साहित्यिक समीक्षा का एक प्रयोग न करना ही न था, वरन संस्कृति की समकालीन स्थिति और शिक्षा पद्धति का एक नवीन मार्ग भी स्पष्ट करना था। इसके अतिरिक्त स्वयं हम काव्य के संबंध में किस प्रकार सोचते विचारते हैं, यह ज्ञान भी अपने आप को इस प्रकार के प्रयोगों द्वारा ही हो जाता है। इस प्रकार आत्मविश्लेषण और शिक्षा पद्धति के साथ साथ इस प्रयोग का सबसे बड़ा महत्व सांस्कृतिक और ऐतिहासिक है। यदि इस प्रकार के व्यवहारिक समीक्षा के प्रयोग चलते रहें और विभिन्न देशों में एक ही समय चलें तो निश्चय ही हमें इनके द्वारा संस्कृति और साहित्यिक अभिरुचि का तुलनात्मक यथार्थ का ज्ञान हो सकता है। इस दृष्टि से सचमुच इसका बहुत बड़ा महत्व है। व्यवहारिक समीक्षा संबंधित प्रयोगों से यह बात स्पष्ट होती है कि भावों या विचारों का सहज और सरल प्रकाशन कितना कठिन है। साथ ही यह निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि समीक्षा का प्रयास भी भावों और विचारों के आदान प्रदान की सहजतम रीति निकालना है। समीक्षा संबंधित अनेक सिद्धांत इसी के परिणाम है, परंतु वास्तविकता तो कुछ इस प्रकार की है कि वे सिद्धांत या नियम बुद्धिमानों के लिए तो बड़े सहायक सिद्ध होते हैं, परंतु अन्यों के लिए वे स्वयं एक भ्रम का उलझन डालने वाली वस्तु बन जाते हैं। मनुष्य की विभिन्न अभिरुचियों और विभिन्न मनोवृत्तियों के परिणाम स्वरूप तथा विभिन्न युगों की जीवनशैली और आदर्शों की परिवर्तनशीलता और विकास के कारण कोई भी नियम या सिद्धांत सर्वांगीण रूप से उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त सिद्धांत विशेष का आग्रह समीक्षा को अपनी सीमा में बांधने वाला भी होता है और उसके स्वच्छंद विकास में बाधा पहुंचाता है। अतः उसके स्वच्छंद और विकासशील रूप को ही प्रेरणा देने का प्रयत्न श्रेयस्कर है। इस प्रकार व्यवहारिक समीक्षा के मार्ग में कठिनाई उपस्थित होती है। इन कठिनाइयों में से कुछ प्रमुख पर यहाँ विचार किया जाता है। सबसे प्रथम कठिनाई है कविता के वास्तविक अर्थ ग्रहण की। किसी भी छंद का यथार्थ तात्पर्य ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि अन्य बातें इसी पर निर्भर करती है। यह बात आश्चर्यकारी है, परंतु व्यवहारिक समीक्षा के प्रयोग स्वरूप जो निष्कर्ष निकला वह यही था कि अधिकांश व्यक्ति कविता का अर्थ सहज तात्पर्य नहीं समझ पाते और इसके परिणाम स्वरूप उसमें व्यक्त भाव अनुभूति ध्वनि और उद्देश्य को समझने में भी भ्रम कर बैठते हैं। यह भाव सरल, जटिल और क्लिष्ट सभी प्रकार की कविताओं के लिए सत्य बैठता है। किसी भी समीक्षा के लिए काव्य का अर्थ ज्ञान तो प्रारंभिक आवश्यकता है। दूसरी इसी के समकक्ष कठिनाई है कविता के ऐन्द्रिक प्रभाव के ग्रहण की। यह तो निर्विवाद तथ्य है कि कविता में शब्दक्रम गद्य के शब्दक्रम से भिन्न होता है और उसका एक लयात्मक या ध्वन्यात्मक प्रभाव होता है। इस प्रभाव को ग्रहण करने के लिए हमारी श्रवण शक्ति की योग्यता आवश्यक है। लयात्मक प्रभाव को ग्रहण कर सकने वाली व्यक्तियों पर जो प्रभाव किसी छंद का पड़ सकता है वह अन्यों पर नहीं। हम कवि की
हम कभी भी तद विषयक प्रतिभा और कविता के इस गुण की विशेषता नहीं जान सकते यदि हम में ये लयात्मक संस्कार नहीं है। इस त्रुटि का परिहार किन्हीं अंशों में कवि द्वारा या किसी अन्य दक्ष व्यक्ति द्वारा लयात्मक ढंग से पढ़कर किया जा सकता है, परंतु उसके भी समग्र प्रभाव का आनंद लेने के लिए पाठक को इस दृष्टि से संस्कृत होना आवश्यक है। ऐन्द्रिक प्रभाव का दूसरा रूप है दृश्य दर्शन। इसका संबंध हमारी प्रत्यक्ष करने की शक्ति से है। कवि के भीतर प्रत्यक्षीकरण की शक्ति असाधारण रूप से विद्यमान होती है। वह प्रत्यक्षीकृत वस्तुओं का वर्णन करता है, परंतु प्रत्यक्ष करने का दृश्य दर्शन की शक्ति सब में बराबर या एक सी नहीं होती। इसके अतिरिक्त कभी कभी ऐसा होता है कि संयोग से कभी उस भावना को प्रकट करता है जो हमारी अपनी भावना भी है। ऐसी दशा में हम उस भावना में इतने अभिभूत हो जाते हैं कि वह कवि की न रहकर अपनी हो जाती है। समीक्षा की दृष्टि से यह स्थिति भी आपत्तिपूर्ण है, क्योंकि ऐसी दशा में या तो हम कवि के साथ पक्षपात करेंगे या उसे कोई श्रेय न देंगे। समीक्षा के क्षेत्र में भावुकता एक बहुत बड़ी कठिनाई है। इस भावुकता के वशीभूत होकर निश्चय ही या तो हम कुछ ऐसी अच्छाइयाँ देखने लगते हैं जो उनमें है नहीं, और या हम प्रसंग से पूर्णतया भाग जाते हैं। यहाँ पर यह बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि भावुक और भावक, सहृदय या समीक्षक में अंतर है। ठीक, वास्तविक गुणों का समुचित ग्रहण और प्रशंसा भावक या सहृदय का काम है, जबकि भावुक अवास्तविक या काल्पनिक गुणों की प्रशंसा करता है। उसकी अभिव्यक्ति सदैव समीक्षा नहीं कही जा सकती। ठीक, इसके विपरीत स्थिति है और सिकता की। इसमें पाठक या समीक्षक गुणों को देखते हैं और प्रभावित होते हुए भी उदारता से उनकी प्रशंसा नहीं करना चाहता। यह दशा काव्य गुणों और कवि के उत्साह पर पानी फेरने वाली होती है। इसलिए कहा गया है, ऐसकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि मालिख। अतः समीक्षा में इस अरसिकता की स्थिति से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। एक और बहुत बड़ी कठिनाई है सैद्धांतिकी आग्रह। यह सैद्धांतिकी आग्रह दो रूपों में देखा जा सकता है। प्रथम इस रूप में कि कविता में सत्य या जीवन के संबंध में क्या विचार प्रकट किए गए हैं। यदि पाठक या समीक्षा किसी विशेष संप्रदाय, विचार या सिद्धांत का व्यक्ति है तो उस काव्य खंड का मूल्यांकन उसके आधार पर करेगा। ठीक, उसके आधार पर करेगा। उसके होने पर उसकी प्रशंसा या न होने पर निंदा की जा सकती है। अन्य सिद्धांत या विचारधारा के कारण उसे निकृष्ट बताया जा सकता है। समीक्षक के सामने एक और प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या काव्य का महत्व उसमें व्यक्त किसी विशिष्ट सिद्धांत या विचारधारा के कारण है या इसके अतिरिक्त किसी अन्य बात पर। यदि विचारधारा इतर बात को इतना महत्व देती है तो वह कविता की शैली या शिल्प हो सकती है। उपर्युक्त कुछ प्रमुख कठिनाइयां हैं जो व्यवहारिक समीक्षा के क्षेत्र में उपस्थित होती हैं। इन बातों को सामने रखने पर देखते हैं कि मानव अभिव्यक्ति के संबंध में चार बातें प्रमुख सामने आती हैं, जिन्हें हम अभिव्यक्ति के चार पक्ष कह सकते हैं। ये हैं अर्थ, भाव, अनुभूति, ध्वनि और उद्देश्य। किसी भी समीक्षक के लिए इन चारों पक्षों का समुचित ज्ञान अपेक्षित है। विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियों में इन पक्षों की कमी या अधिकता देखी जा सकती है। एक वैज्ञानिक कृति के लिए अर्थ ही सर्वोपरि महत्व का है।
उसका भाव अनुभूति ध्वनि से कोई विशेष संबंध नहीं। हाँ, उद्देश्य अवश्य उसके अर्थ का पथ प्रदर्शन करता है, परंतु एक साहित्यकार या वक्ता के लिए भाव अनुभूति का पक्ष महत्वपूर्ण है। जहाँ पर वह अपने वक्तव्य या भाषण का प्रभाव डालना चाहता है, भाव के विशिष्ट प्रभाव के लिए ध्वनि का अपना स्थान है। विशेष रूप से कविता की स्मरणीयता के लिए ध्वनि का सहारा आवश्यक है। उपदेशात्मक और सैद्धांतिक उक्तियों में उद्देश्य प्रधान होता है। इस प्रकार विभिन्न अभिव्यक्तियों की प्रकृति के अनुसार इन चार पक्षों के स्वरूपों का प्राधान्य या उसकी अपेक्षा रहती है। इन पक्षों का संबंध काव्य के तत्वों से भी जोड़ा जा सकता है। काव्य भी एक विशिष्ट प्रकार की अभिव्यक्ति है, वरन यह कहा जाए कि काव्य एक सजीव और पूर्ण अभिव्यक्ति है तो असमीचीन न होगा। इस अभिव्यक्ति में शब्द, अर्थ, भाव, कल्पना और बुद्धि तत्वों का सामंजस्यपूर्ण समन्वय रहता है। काव्य के अतिरिक्त अन्य उक्तियों में समस्त तत्व विद्यमान नहीं रहते। वैज्ञानिक उक्तियों में अर्थ और बुद्धि तत्व प्रधान है। दार्शनिक उक्तियों में अर्थ बुद्धि तत्वों के साथ कभी कभी कल्पना तत्व का भी समावेश हो जाता है। शब्द तत्व केवल अर्थ तत्व का वाहक होकर आता है, उसका अपना पूर्ण स्वस्थ प्रकट नहीं होता और उसकी ध्वनि संबंधित विशेषताएं प्रस्फुटित नहीं हो पाती। शास्त्रीय, धार्मिक और नैतिक उक्तियों में भी यही बात देखी जा सकती है। अतः वह काव्य या उसके समक्ष ही कोई उक्ति है जिसमें उन पांचों तत्वों का समुचित एवं सजीव प्रभावपूर्ण सम्मिश्रण देखा जा सकता है। इसलिए उक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण काव्योक्ति मानी गई है। पूर्वोक्त चार पक्षों का समाहार भी इन पांच तत्वों में हो जाता है। ठीक, सिद्धांत और वाद। स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म। ठीक, स्वच्छंदतावाद, रोमांटिसिज्म। यद्यपि स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियां प्रत्येक देश और प्रत्येक युग के साहित्य में न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध रहती हैं, तथापि एक व्यापक साहित्यिक आंदोलन के रूप में स्वच्छंदतावाद आधुनिक युग की देन है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग जर्मनी के प्रसिद्ध आलोचक श्लेगर ने किया और इसे अभिजात्यवाद का विपरीतार्थक माना। इसके पश्चात इस शब्द को जनबुद्धि ने ग्रहण कर लिया और इसकी अनेक प्रकार की परिभाषा की गई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूसो ने मानवीय स्वच्छंदतावाद का प्रबल समर्थन किया। उन्होंने एक ओर प्रकृति की सहजता एवं रम्यता का प्रतिपादन किया, वहीं दूसरी ओर मानवीय स्वतंत्रता का भी समर्थन किया। स्वतंत्र के विषय में उनका निश्चित वाक्य था, मैन इज बोर्न फ्री बट इज फाउंड एवरीवेयर इन चैन। अर्थात मानव स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, लेकिन वह सर्वत्र निष्प्राण रूढ़ियों या कृत्रिम सिद्धांतों की जकड़ में दिखाई देता है। रूसो के इन विचारों का परिवर्तित विचारकों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। 1800 में वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल वैलेडस के द्वितीय संस्करण की भूमिका में स्वच्छंदतावाद का दृढ़ स्थापना किया। अपने व्यापक महत्व के कारण इस भूमिका को स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। इसके पश्चात यह जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों में विकसित हुआ तथा विश्व के अन्य देश भी इससे प्रभावित हुए। पृष्ठभूमि। स्वच्छंदतावाद की पृष्ठभूमि में तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत बड़ा हाथ है। औद्योगिकीकरण, वैज्ञानिक उन्नति तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार से जनसाधारण को व्यक्ति महिमा से मंडित किया। व्यक्ति अपना महत्व समझने लगा। विज्ञान ने धर्म एवं विश्वास पर आधारित अनेक सिद्धांतों का प्रबल खंडन किया और नवीन सिद्धांतों की स्थापना की। शिक्षा के व्यापक प्रचार और पुरातन ग्रंथों की शास्त्रीयता ने लोक जीवन पर आधारित साहित्य की आवश्यकता को जन्म दिया। रूसो आदि विचारक काफी पहले ही मानव स्वातंत्र्य का उद्घोष कर चुके थे। फलतः जनसाधारण निष्प्राण रूढ़ियों एवं निरर्थक सिद्धांतों का परित्याग कर स्वतंत्र एवं स्वच्छंद जीवन यापन के लिए आतुर हो उठा।
अभिजात्यवाद का प्रभाव। अभिजात्यवाद का प्रभाव 18वीं शताब्दी में यूरोपीय साहित्य पर अभिजात्यवाद का विशेष प्रभाव था। यह वाद इस जीवन के सामान्य तत्वों पर बल देकर बाह्य नियमों को ही विशेष मानता है। इससे रूढ़िबद्धता तथा गतानुगतिका को प्रश्रय मिलता है तथा रचनात्मकता कुंठित हो जाती है। नए कवियों ने देखा कि साहित्य अभिजात्यवादी नियमों एवं सिद्धांतों से आक्रांत है और तत्कालीन जीवन यांत्रिकता की जटिलता से परिपूर्ण है। एक ओर जीवन की सहजता एवं रम्यता नष्ट होती जा रही है तो दूसरी ओर काव्य में भाव तत्व की न्यूनता। फलतः इन नवीन कवियों ने विद्रोह कर दिया साहित्यिक नियमों एवं मान्यताओं के प्रति, जीवन की रूढ़ परंपराओं के प्रति, वैज्ञानिक बौद्धिक प्रगति के प्रति। इन कवियों ने नियमों या सिद्धांतों की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया और काव्य में आंतरिकता पर बल दिया। इन्होंने रचनात्मक एवं आलोचनात्मक दोनों ही धरातलों पर बाह्य नियमों को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार कला या साहित्य की मुक्ति का प्रयास यहीं से प्रारंभ हो जाता है, जो आगे चलकर प्रकृतिवाद अभिव्यंजनावाद में विशेष बल पकड़ता है। मूल मनोदृष्टि वस्तुतः स्वतंत्रतावाद एक मनोदृष्टि है जो निरर्थक नियमों एवं निष्प्राण रूढ़ियों का परित्याग कर न्यूनतम मूल्य स्थापित करने का प्रयास करती है। स्वतंत्रतावाद का विद्रोह अत्यधिक व्यापक तथा गंभीर है। एक आलोचक के शब्दों में, वह रचना के संदर्भ में बाह्य नियमों की अपेक्षा कवि के व्यक्तित्व को प्रधान मानता है। काव्य प्रयोजन के रूप में नैतिकता के विरुद्ध आनंद की प्रतिष्ठा करता है। बधे बधाए छंदों को नकार कर लय और गति पर आधारित छंदों की सर्जना पर बल देता है। कार्य और बौद्धिकता के विरुद्ध मनोवियोगों के महत्व की स्थापना करता है। संस्कृत निष्ठ भाषा के विरोध में जन भाषा के प्रयोग पर बल देता है तथा नाटक के स्थान पर गीत काव्य को साधना का मुख्य केंद्र बनाता है। एक अन्य आलोचक ने स्वतंत्रतावादी मनोवृत्तियों को स्पष्ट करते हुए कहा है, स्वतंत्रतावादी कवि नियमों और परंपराओं का उल्लंघन करता है, यथार्थ और समाज के प्रति विद्रोह करता है, तथ्यों और कर्तव्यों के जगत को स्वप्नों और भाव उन्माद की वेदी पर बलिदान कर देता है। इन सब से स्पष्ट है कि स्वतंत्रतावादी का मन शिशु और असंस्कृति मुक्त वनवासी के समान होता है, जो केवल अनियंत्रित भावों के जगत में विहार करता है और अपनी ही दृष्टि से सारी वस्तुओं को देखता है, दूसरों की चिंता नहीं करता। इन उदाहरणों से स्वतंत्रतावादी दृष्टि को समझने में काफ़ी सहायता मिली है। इनसे स्पष्ट हो जाता है कि वह किसी भी प्रकार की रूढ़ियों एवं निरर्थक नियमों में विश्वास नहीं करता। ठीक, स्वतंत्रतावादी पुरातन रूढ़ियों एवं निरर्थक नियम संघात के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ था। दूसरे शब्दों में इसे अभिजात्यवाद के विरुद्ध भी कहा जा सकता है। फलतः इसे अभिजातवादी तथा परंपरा प्रेमी विचारकों का कपोभाजन भी बनना पड़ा है। किसी ने इसे जनता में विष फैलाने वाला बताया तो किसी ने इसे रोग। जर्मन के महाकवि गेटे ने तो यहाँ तक कहा है, ये सब कवि इस प्रकार लिखते हैं मानो ये रुग्ण हों और सारा संसार मानो अस्पताल हो। इसमें से प्रत्येक अन्य से अधिक निराशा और असंतोष का स्वर मुखरित करने के लिए उद्विग्न दिखाई देता है। वास्तव में यह काव्य का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है, क्योंकि काव्य मनुष्य को संसार और अपने भाग्य के प्रति अधिक संतुष्ट और सहिष्णु रहने के लिए मिला है। किंतु वर्तमान पीढ़ी सभी तरह की ठोस शक्ति से त्रस्त है। उसका मन निश्चिंत है और वह निर्बलता में ही काव्य की
प्रतीति पाती है। इन सब महाअनुभवों को खिंचाने के लिए मुझे एक अच्छी अभिव्यक्ति सूझ पड़ी है। मैं उनके काव्य को अस्पताली काव्य कहूँगा। यह विरोध न केवल सुचिंतावाद बल्कि प्रत्येक नवीन काव्य प्रवृत्तियों को सहन करना पड़ता है। सुचिंतावाद भी इससे कैसे बचता, लेकिन युग का समर्थन विरोधों की अपेक्षा सुचिंतावादियों को ही मिला। फलतः वह विजयी हुआ और एक साहित्यिकवाद के रूप में न केवल फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी बल्कि समग्र संसार में समादृत हुआ। काव्य विषय। स्वच्छंदतावादियों ने न केवल प्राचीन काव्य आदर्शों का अनुशासन अस्वीकार किया बल्कि काव्य विषय को भी बाह्य से आंतरिकता की ओर ले जाने का प्रयास किया। स्वच्छंदतावाद काव्य को आत्मा की अभिव्यक्ति मानता है। यही कारण है कि वह कवि के रूप या सिद्धि के लिए बाह्य नियमों को अस्वीकार करता है। कविता का मूल्य उत्स कवि का व्यक्तित्व है और उसी के प्रति आस्थावान रहने में कविता की अर्थवत्ता है। यह ऐसा सिद्धांत है जिसे न केवल स्वच्छंदतावादी बल्कि अभिजात्यवादी काव्य पर भी लागू किया जा सकता है। व्यक्तित्व की इस प्रतिष्ठा के कारण ही स्वच्छंदतावादी कवियों ने स्वानुभूतियों को ही काव्य का मूलाधार बताया है। स्वच्छंदतावादी लेखकों ने कभी किसी उद्देश्य या प्रयोजन विशेष को लेकर अपने काव्य की रचना नहीं की। साहित्य उनके वैयक्तिक अनुभूति और आत्म अभिव्यक्ति का प्रसाद था, इसलिए उनकी काव्य वस्तु की परिधि नव्य शास्त्रवादियों की अपेक्षा अधिक विस्तृत और उससे सर्वथा भिन्न थी। आत्म अनुभूति और उसकी अभिव्यक्ति को से विशेष महत्व दिया गया। आत्म अनुभूति के प्रकटीकरण की सबसे सुविधाजनक विधा गीत है। संभवतः इसीलिए स्वतंत्रतावादियों ने इसे सर्वाधिक अपनाया है। ठीक। व्यक्तित्व की महत्ता। स्वच्छंदतावाद कभी व्यक्तित्व को महत्व देकर ही शांत नहीं हो जाता बल्कि व्यक्तित्व विश्लेषण के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। व्यक्तित्व क्या है? क्या वह विरासत में प्राप्त पैतृक संपदा है अथवा पूर्णतः परिवेशजन्य है? क्या वह चेतन के सदृश ही है अथवा चेतन से नितांत भिन्न अचेतन के समान? इन सभी प्रश्नों पर परवर्ती विचारकों ने गंभीरता से विचार किया। इसी के परिणाम स्वरूप I.A. रिचर्ड्स ने मनोवैज्ञानिक भित्ति पर अवलंबित काव्य सिद्धांत की प्रतिष्ठा की तो फ्रायड ने अचेतन और काम सिद्धांत के आधार पर काव्य प्रक्रिया की व्याख्या करने का प्रयास किया। क्रोचे ने आत्मवादी धरातल पर अभिव्यंजनावाद की प्रतिष्ठा की तो मार्क्स ने परिवेश को ही प्रमुखता दी। इस प्रकार व्यक्तित्व के विश्लेषण का मार्ग स्वच्छंदतावाद ने उद्घाटित किया, जिससे काव्य विषयक अनेक दृष्टिकोण सामने आए। ठीक। मूल प्रवृत्ति। स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति व्यापक नियम समूह और जटिलता से हटकर सरलता एवं सहजता की ओर रही है। इसलिए उसने कवि व्यक्तित्व को कविता का मूल स्वीकार किया। यद्यपि व्यक्तित्व भी जटिल वस्तु है और उसमें भावों एवं विचारों दोनों का समुचित समावेश है, लेकिन स्वच्छंदतावादी भावों को ही विशेष महत्व प्रदान करता है। यद्यपि उसमें विचार तत्व का नितांत बहिष्कार नहीं मिलता, तथापि प्राधान्य भाव तत्व का ही रहा है। इन कवियों की काव्य विषयक परिभाषाओं से इन्हीं तत्वों की पुष्टि होती है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को सशक्त भावनाओं का स्वतः प्रेरित प्रवाह कहा है। अन्य कवियों ने भी इसी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है। यह भाववादी दृष्टि एक ओर तो जीवन की प्रकृति एवं सरल अवस्था की स्वीकृति का परिणाम है, तो दूसरी ओर काव्य में बुद्धिवाद के विरोध में भाव के महत्व की प्रतिष्ठा का प्रयास है। यह बौद्धिकता दो रूपों में लक्षित होती है। वैज्ञानिक प्रगति के प्रभाव स्वरूप आस्था और भावना के स्थान पर तर्क एवं बुद्धि की प्रधानता प्रतिष्ठित हो रही थी। दूसरी ओर नव्य अभिजात्यवादी दृष्टि भी नियमों एवं सिद्धांतों के महत्व की स्वीकृति में बौद्धिकता के महत्व को स्वीकार कर रही थी। भाव की प्रबल स्वीकृति से स्वच्छंदतावादी आंदोलन को व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ तथा आनंद को काव्य का प्रयोजन माना जाने लगा।
भाव को कविता के रूप में कैसे ढाला जाए, इसके उत्तर स्वरूप स्वच्छंदतावादियों ने कल्पना की प्रतिष्ठा की। वस्तुतः शिल्प विषयक नियमों की अस्वीकृति के पश्चात नवीन मूल्यों की स्थापना आवश्यक हो गई थी और इसकी पूर्ति कल्पना तत्व से की गई। यह नितांत स्वाभाविक है, क्योंकि काव्य में बाह्य विषय के स्थान पर काव्य व्यक्तित्व को महत्व दिया गया। कल्पना भी कवि की मनोशक्ति ही है। कल्पना का विशद विवेचन किया गया, स्वरूप विवेचन भी और दार्शनिक विवेचन भी, तथा कल्पना को ही कृतित्व का सर्वसम्मत आधार माना गया। राइमर ने इस काव्य के विषय में लिखा है, यहाँ कल्पना उछलती कूदती है तथा पल भर में हवा हो जाती है, जबकि तर्क श्रृंखला को खड़खड़ा कर उसका अनुसरण करता है। भाव तथा कल्पना दोनों मिलकर काव्य में आंतरिक अनुभूति की सघनता प्रदान करते हैं। यही स्वच्छतावादी दृष्टि में काव्य का प्राण तत्व है। एवर क्राम्बी ने इसी को लक्ष्य करके कहा है, स्वच्छतावाद बाह्य अनुभूतियों से पलायन है, जिससे आंतरिक अनुभूतियों में केंद्रित हुआ जा सके। स्वच्छतावाद का भाव विषयक सिद्धांत यह है कि मानव विचार के धरातल पर भिन्न हो सकता है, लेकिन भाव के धरातल पर वह समान ही है। मानव राजनीति या दार्शनिक दृष्टि भिन्न रख सकता है, लेकिन हर्ष, पुलक, क्रोध, विषाद आदि सभी के समान होते हैं। अतः भाव के धरातल पर वे सभी समान है। यदि इसी धरातल पर काव्य का प्रणयन किया जाए तो उसकी सत्ता सार्वभौम तथा सर्वकालिक होगी। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि स्वच्छंदतावाद विचार पक्ष या वस्तु तत्व का बहिष्कार करता है, बल्कि यह है कि वह उसे गौण ही मानता है, प्रधानता भाव तत्व को ही स्वीकारता है। इस भाव मूलक मानवतावाद के विषय में वर्ड्सवर्थ ने कहा है कि आवेग मानव स्वभाव के आधारभूत सिद्धांतों का प्रकाशन करते हैं। आवेग के धरातल पर मानव मात्र समान है और इसी में काव्य की सर्वकालिक शक्ति का रहस्य सन्निहित है। कवि की अनुभूति विशिष्ट ही होती है, लेकिन वह निजी अनुभूति को लोक साधारण अनुभूति के रूप में व्यक्त करता है, जिससे वह पढ़ने वाले सभी मानव को अपनी प्रतीत होती है। यही कारण है कि सहृदय को काव्य का आस्वादन करते समय अपनी सत्ता का भी आभास नहीं रहता। यहाँ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भाव और कल्पना के प्राधान्य ने काव्य का वह मार्ग प्रशस्त किया, जिससे वह अधिकाधिक व्यक्तित्व प्रधान एवं कल्पना प्रौढ़ होता गया और बाह्य जीवन से उसका संबंध कटता चला गया। काव्य भाव प्रधान एवं कल्पना प्रवण तो हो सकता है, लेकिन यथार्थ जीवन से उसकी संपृक्ति आवश्यक है, अन्यथा वह न पाठक को विश्वसनीय लगेगा और न युगीन समस्याओं पर प्रकाश डाल सकेगा। काव्य भाषा स्वच्छंदतावाद काव्य को अभिजात वर्ग की वस्तु न समझकर जनसाधारण की वस्तु स्वीकारता है। फलतः काव्य में परिनिष्ठित भाषा के स्थान पर लोक भाषा, दुरु अलंकारता के स्थान पर सहज अलंकरण तथा लय ध्वनि पर आधारित छंदों को विशेष महत्व देता है। शास्त्रीय जटिलता को दूर कर वह भाव तत्व पर विशेष बल देता है, जिससे काव्य मर्मज्ञ ही नहीं बल्कि साधारण व्यक्ति भी काव्य का आनंद प्राप्त कर सके। काव्य को जनसाधारण के निकट लाने की इस मनोदृष्टि ने न केवल यूरोप बल्कि समग्र संसार के साहित्य को प्रभावित किया है। ठीक, जिस साहित्यिक आंदोलन को भी देखिए, कला को मुक्ति प्रदान करने, कठिनता से सरलता की ओर जाने तथा काव्य अधिकारी की सीमा को विस्तृत करने का नारा दे रहा है। ठीक, काव्य मूल्य स्वच्छंदतावाद ने सौंदर्य और आनंद को काव्य मूल्य के रूप में स्वीकार किया है। इनमें सौंदर्य साधन है और आनंद साध्य। सौंदर्य अनुभूति के माध्यम से पाठक को आनंद प्रदान कराना ही काव्य प्रयोजन माना गया है। सौंदर्य के अंतर्गत प्रकृति विषयक सौंदर्य भी आता है और भाव विषयक सौंदर्य भी। इस भाव एवं प्रकृति विषयक सौंदर्य की सृष्टि करने में कवि को कल्पना शक्ति से सहायता प्राप्त होता है, जो उसकी ही मनोशक्ति है।
विद्वान पेटर महोदय ने सौंदर्य को दो भागों में सौंदर्य आकांक्षा और सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा में विभाजित करते हुए उनके समुचित संतुलन पर बल दिया है। यदि वह संतुलन भंग होता है तो उसके परिणाम असंगत ही होंगे। ठीक, स्वयं पेटर महोदय के शब्दों में देखिए, यदि जिज्ञासा निर्बल हो, यदि नए भावों को तथा नई सुख अनुभूतियों को ग्रहण करने की पर्याप्त उत्कंठा न हो तो काव्य कोरे शास्त्रीय औचित्य को बहुत अधिक मूल्य देगा, घिसे पिटे रूढ़िवादी रूपों से संतुष्ट हो जाएगा और प्रकृति या कलाकार द्वारा अंकित सूक्ष्म कुशल छवियों को वह नहीं छू पाएगा और अत्यंत प्रेरणादायी कलावृत्तियाँ भी असंतुलित होकर उसमें झुंझलाहट ही उत्पन्न करेगी। यदि जिज्ञासा का अतिरेक हो, वह सौंदर्य आकांक्षा से भी ऊपर निकल जाए तो हो सकता है कि कलाकृति में जो कलात्मक हो उसे ही व्यक्ति मूल्यवान समझने लगे। कला में जो कुछ अतिशयोक्ति पूर्ण हो उसी से उसका परितोष हो। पेटर महोदय ने जिज्ञासा और सौंदर्य प्रेम को ही स्वच्छंदतावाद के मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया है। स्वच्छंदतावाद व्यक्ति मूलक होते हुए भी सामाजिक स्वीकृति के लिए आतुर रहता है। एक ओर वह कभी व्यक्तित्व को प्रमुख मानता है, उसे अभिव्यक्ति देने के लिए तत्पर रहता है, तो दूसरी ओर भाव तत्व पर जो सभी मानवों में समान रूप से विद्यमान रहता है विशेष बल देता है। इस प्रकार वह यदि एक ओर व्यक्तित्व पर बल देने के कारण व्यक्तिवादी हो सकता है तो दूसरी ओर जन सामान्य के भावों की अभिव्यक्ति से उसे जनवादी बनाती है। दोनों में संतुलन बनाने के लिए स्वच्छंदतावाद ने एक नए नियम बनाया कि अनुभूति तो कवि की निजी ही होगी, लेकिन उसे उसकी अभिव्यक्ति लोक सामान्य के धरातल पर करनी चाहिए, जिससे वह विशिष्ट होकर भी उसकी अपनी न रहे बल्कि जन सामान्य की अपनी हो जाए। ठीक, सीमा स्वच्छंदतावाद के स्वरूप के साथ उसकी सीमाओं पर भी विचार कर लेना चाहिए। कुछ विचारकों को यह शब्द भी ही उपयुक्त नहीं लगा। उनके मतानुसार स्वच्छंदतावाद का अर्थ प्रत्येक व्यवस्था, नियम, सिद्धांत, परंपरा और मान्यता का उल्लंघन करना है। निश्चय ही यह दृष्टि पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। इसे स्वस्थ दर्शन नहीं कहा जा सकता। कुछ आलोचकों ने कल्पना की अतिशयता के प्रति भी अपनी शंका प्रदर्शित की है, जो बहुत कुछ सत्य भी है। इन कवियों ने कल्पना के बल पर अपनी अनुभूति की मनोरम अभिव्यक्ति की है और प्रकृति के अत्यंत हृदयग्राही चित्र अंकित किए हैं, लेकिन उनकी अतिशयता से कवि धीरे धीरे अनुभूतियों से हटता जाएगा और पूर्णतः कल्पना जगत में ही विचरण करने लगेगा। फलतः वह ऐसे काल्पनिक चित्र अंकित करेगा जिनका यथार्थ से कोई संबंध नहीं होगा। उसकी स्थिति उस दरिद्र भिक्षुक जैसी हो जाएगी जो स्वप्न में अपने को राजमहल में सभी सुख समृद्धियों से परिपूर्ण पाता है और आंखें खोलते ही अपने को सड़क पर पूर्ण विपन्नता के साथ पड़े हुए। यह प्रवृत्ति निश्चय ही काव्य के लिए लाभकर नहीं होगी। अतः यह आलोचना निराधार नहीं है। स्वच्छंदतावाद निश्चय ही पुरातन रूढ़िवाद जीवन दर्शन के प्रति एक स्वस्थ प्रतिक्रिया थी, लेकिन अतिवाद ने उसके भूषणत्व को दूसरत्व में परिणित कर दिया। यह वह आशय है जिसका उचित मात्रा में सेवन मानव को स्वस्थ बनाता है, लेकिन मात्रा अधिक मानव में अजीर्ण उत्पन्न करके उसे उतना ही अशक्त एवं अस्वस्थ भी बना सकता है। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्तियों के साथ ऐसा ही हुआ। जब तक कवियों ने कल्पना के बल पर अनुभूतियों एवं प्रकृति के मनोरम चित्र अंकित किए वे जन समर्थन प्राप्त करते रहे, और जब उन्होंने शुद्ध काल्पनिक जगत में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया और काव्य जगत यथार्थ जगत से नितांत असंपृक्त हो गए तो जनता ने उनका साथ छोड़ दिया। ठीक, शक्ति
भारतीय साहित्य में इस प्रकार का वाद सापेक्ष विवेचन नहीं मिलता है। यद्यपि संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि, कालिदास आदि कवियों ने काव्य में प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है और उसे पूर्णतः मानव जीवन के से संपृक्त करके देखा है, लेकिन वे किसी वाद जैसी विचारधारा से प्रेरित एवं निर्देशित नहीं रहे। पश्चात स्वच्छंदतावाद का प्रभाव हिंदी में छायावाद के उदय एवं उसकी प्रवृत्तियों पर काफी दिखाई देता है। स्वच्छंदतावादी काव्य के समान छायावादी काव्य की भी रीतिकालीन श्रृंगार वर्णन एवं द्वितीयुगीन इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध उत्पन्न हुआ है। इन कवियों ने भी वैयक्तिक को विशेष महत्व दिया है, ठीक। इन कवियों ने भी वैयक्तिक आधार पर विद्रोह किया है और अभिव्यक्ति की रूढ़ पद्धति के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यंजना को विशेष महत्व दिया है। अत्यधिक प्रकृति प्रेम, मानवतावाद, स्वच्छंद अभिव्यक्ति, ये तीन ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो स्वच्छंदतावाद और छायावाद दोनों में समान रूप से मिलती है। छायावाद में कुछ न्यूनतम प्रवृत्तियां अवश्य जागृत हुई हैं, जैसे नारी की महत्ता, राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक गरिमा का चित्रण आदि। इसके कारण युगीन परिवेश में ही खोजे जा सकते हैं। छायावाद में कविवर सुमित्रा नंदन पंत स्वच्छंदतावाद से सर्वाधिक प्रभावित जान पड़ते हैं। वे जान पड़ते हैं जो न केवल प्रकृति के साथ एकाकार हो जाना चाहते बल्कि उन्हें प्राकृतिक सौंदर्य के साथ समक्ष मानव सौंदर्य भी हीन प्रतीत होता है। वे कहते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को, तजकर तरल तरंगों से, इंद्रधनुष के रंगों से, तेरे भ्रूभंगों में कैसे विधवा दूं निज मृग सा मन, भूल अभी से इस जग को। सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव की पृष्ठ संख्या 86 पर मोह कविता है। अभिव्यंजनावाद। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, अब हम लोग अभिव्यंजनावाद से अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप सभी से पुनः साहित्यिक सहृदय सविनय निवेदन करता हूं कि यह वीडियो या रिकॉर्डिंग मैं दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए किया हूं। कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर कीजिए। शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मिक धन्यवाद।